मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे के यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक और वार्षिक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जहां हम कृषि विज्ञान की जो संपूर्ण सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस से प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपको भी पता है, इस बार जो हाफ अर्ली यानी अर्धवार्षिक के जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो पूरे सिलेबस से आएंगे। तो हम यहाँ जो बात करने वाले हैं प्रश्नों की, वो पूरे सिलेबस से ही बात करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अपन वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। प्रश्न है, एनडीडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई? ये बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन काफी इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनडीडीबी की स्थापना, अगर मैं एनडीडीबी की स्थापना की बात करूं तो ये हुई थी वर्ष 1965 में। कब हुई थी? वर्ष 1965 में। और इसका जो मुख्यालय है, वो मुख्यालय कहाँ है? वो है आनंद, गुजरात में। स्थापना तो कब हुई? 1965। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में स्थित है। आपको इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है। दूसरी बात करें दूसरे प्रश्न पर, दूसरा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? ये भी काफी इंपोर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो मैं अगर यहाँ बात करूं तो आप लोगों को पता होगा, भारत में हरित क्रांति, यहाँ विश्व की बात नहीं हो रही, भारत की बात हो रही है। तो भारत में किसको जाता है? एम एस स्वामीनाथन। किसको जाता है? एम एस स्वामीनाथन। अगर आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक भी हम किसको कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। अगर विश्व में हरित क्रांति की बात करें तो विश्व में कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। आगे अगर अपन बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है, पशुओं में गर्भाधान की पुष्टि कितने दिन बाद की जाती है? काफी अच्छा प्रश्न है। पशुओं में गर्भाधान की पुष्टि कितने दिन बाद की जाती है? तो अगर हम दिन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 60 दिन। 60 दिन। गर्भाधान की पुष्टि कितने समय के बाद करते हैं? तो 60 दिन के बाद करते हैं। आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है हमारा, मृदुरेचक किसे कहते हैं? ये काफी इंपोर्टेंट है, मृदुरेचक किसे कहते हैं? अब ये कहां से आ गया प्रश्न? मृदुरेचक, मृदुरेचक वे औषधियां होती हैं जो दस्त लगने में सहायक होती हैं। वे औषधियां जो पशुओं को दस्त लगने में सहायक होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? मृदुरेचक कहा जाता है। और जो खीस है, क्या खीस, खीस क्या करता है? नवजात के लिए मृदुरेचक का कार्य करता है। ये काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगला प्रश्न, उकठा व टिक्का रोगों का प्रकोप किन किन फसलों में होता है? काफी अच्छा प्रश्न है। उकठा और टिक्का रोगों का प्रकोप कौन कौन सी फसलों में होता है? अगर मैं बात करूं उकठा की, सबसे पहले उकठा रोग का प्रकोप कौन सी फसल में होगा? तो उकठा तो आपका होगा चना में। उकठा को हम क्या कहते हैं? विल्ट। किसमें होता है? चना में होता है। या दूसरी अगर मैं बात करूं टिक्का, टिक्का रोग किसमें होता है? ये आपका मूंगफली में होता है। उकठा रोग किसमें होगा? चना में। टिक्का रोग किसमें होगा? मूंगफली में होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु में उपयुक्त किन्हीं 4 वायुरोधी वृक्षों के नाम लिखिए। यह प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है बोर्ड के एग्जाम में। राजस्थान की जलवायु में उपयुक्त किन्हीं 4 वायुरोधी वृक्षों के नाम। अब ऐसे वृक्ष आपको बताने हैं जो राजस्थान की जलवायु में उगते हैं। अब ऐसे वृक्ष कौन कौन से हैं? जैसे एक तो मैं बात करूं बबूल, कहां उगता है? राजस्थान की जलवायु में उगता है। दूसरी बात करूं अशोक, राजस्थान की जलवायु में उगता है अशोक। तीसरी अगर मैं बात करूं शीशम, राजस्थान की जलवायु में उग जाता है। चौथी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है खजूर, क्या है? खजूर कहां उगता है? राजस्थान की जलवायु में। क्या हम कह सकते हैं खेजड़ी, खेजड़ी, खेजड़ी कहां उगता है? राजस्थान की जलवायु में उगता है। 4 वृक्षों के आपको नाम बताने हैं जो राजस्थान की जलवायु में उगते हैं। आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, वीएएम व आईसीडीपी के पूरे नाम क्या है? वीएएम का पूरा नाम क्या है? वेसिक्यूलर आर्बोसेक्युलर माइकोराइजा, वेसिक्यूलर आर्बोसेक्युलर माइकोराइजा। आईसीडीपी का क्या है? इंटीग्रेटेड केटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। समन्वित पशु विकास परियोजना, क्या है? समन्वित पशु विकास परियोजना, इंटीग्रेटेड
कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला प्रश्न, त्रिफला बनाने में किन फलों का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। त्रिफला बनाने में किन फलों का उपयोग किया जाता है? त्रिफला तो आपने सुना होगा, त्रिफला ये 3 फलों से बनाया गया उत्पाद। अब 3 फल कौन कौन से हैं? एक तो आता है इसमें हरड़, हरड़, एक आता है इसमें बहेड़ा, बहेड़ा, और एक आता है इसमें आंवला। त्रिफला बनाने में कौन कौन से फलों का उपयोग होगा? हरड़, बहेड़ा और आंवला, 3 फलों का उपयोग होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला प्रश्न, पपेन के लाभ क्या है? लिखिए, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। पपेन के लाभ, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि पपेन होता क्या है। पपीता के कच्चे फलों से दूध जैसा सफेद रंग का द्रवित पदार्थ प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पपेन। पपीता के कच्चे फलों से दूध जैसा सफेद रंग का द्रवित पदार्थ प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? पपेन कहते हैं। अब हमें क्या लिखना है? पपेन के लाभ लिखने हैं। तो ये एक तो स्वास्थ्यवर्धक होता है। कैसा होता है? स्वास्थ्यवर्धक। एक पाचनशील होता है, स्वास्थ्यवर्धक होगा। कैसा होगा? पाचनशील होगा। और ये कैसा? शरीर में ऊर्जा यानी ताकत देने का कार्य करता है। तो ये इसके क्या हो गए? लाभ हो गए। सबसे मोस्ट ये पाचनशील है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला प्रश्न, टिकाऊ खेती को परिभाषित कीजिए। टिकाऊ खेती को परिभाषित कीजिए। टिकाऊ खेती बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखना। आपकी किताब में छोटा सा दे रखा है, लेकिन टिकाऊ खेती बहुत बड़ा पॉइंट है। अब परिभाषित आपको कैसे करना है? टिकाऊ खेती क्या है? फार्म पर उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करके पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए फसल उत्पादन करना टिकाऊ खेती कहलाता है। फार्म पर उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करके पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए खेती करना टिकाऊ खेती कहलाता है। काफी अच्छा प्रश्न है और आंसर भी काफी अच्छा है। यहां तक हमने बात की 10 प्रश्नों की। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ उत्तर, इसके उत्तर प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हो और मात्र 499 रुपए में क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर, नोट्स सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा आपके सामने है, 11वां प्रश्न। प्रश्न क्या है? थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है अपना, फसल चक्र क्या है, इसके लाभ लिखिए। हम यहाँ छोटे बड़े सभी तरह के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? फसल चक्र क्या है, इसके लाभ लिखिए। एक चीज और सुन लो, यहाँ पर आपको प्रश्न को पहचानना है कि प्रश्न में कितने पॉइंट पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं, 2 पॉइंट पूछे गए हैं, एक तो फसल चक्र की परिभाषा और एक इसके लाभ। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? परिभाषा। परिभाषा क्या होगी फसल चक्र की? निश्चित स्थान पर निश्चित अवधि के लिए फसलों को बदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। निश्चित स्थान पर निश्चित अवधि के लिए फसलों को बदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। अब इसके लाभ क्या हैं? इससे मृदा की उर्वरकता में वृद्धि होती है, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा संरचना में सुधार होता है, खरपतवारों का नियंत्रण होता है, रोगों का नियंत्रण होता है। क्या हो गए इसके लाभ? हो गए। दोबारा से सुन लो, परिभाषा क्या होगी? निश्चित स्थान पर निश्चित अवधि के लिए फसलों को बदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। लाभ क्या है? मृदा की उर्वरकता में वृद्धि होती है, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा संरचना में सुधार होता है, खरपतवारों का नियंत्रण होता है, रोगों का नियंत्रण होता है। ये क्या हो गए? इसके लाभ हो गए। आगे अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है, खरपतवारों से होने वाली हानियां लिखिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। खरपतवारों से होने वाली हानियां। अब खरपतवारों से कौन कौन सी हानि होती है? सबसे पहले मृदा नमी में कमी आती है। दूसरा, एक तो मृदा नमी में कमी, दूसरा मृदा पोषक तत्वों में कमी आती है, फसल उत्पादन में कमी आती है, फसल के गुणों में कमी आती है, कृषि यंत्रों की आयु कम हो जाती है, किसानों की आर्थिक स्थिति यानी किसानों को आर्थिक क्या होती है? हानि होती है। ये क्या है? इसकी हानियां हो गई। क्या क्या हानि हमने लिखी? मोस्ट सबसे पहले हानि कौन सी लिखी? मृदा नमी में कमी, दूसरा मृदा पोषक तत्वों में कमी,
तीसरा फसल उत्पादन में कमी, चौथा फसल की गुणवत्ता में कमी, पांचवा हमने क्या लिखा, कृषि यंत्रों की आयु में कमी, छठवां रोग एवं कीटों का प्रकोप, क्योंकि कई खरपतवार ऐसे होते हैं जिन पर रोग और कीट पाए जाते हैं। हम सातवां लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, मृदा में जहरीला प्रभाव, जैसे कई खरपतवारों की जड़ें मृदा में जहरीला प्रभाव छोड़ती हैं। मनुष्यों में रोग, जैसे एलर्जी है, अस्थमा है, तो रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं खरपतवारों से। बहुत सारी हानियां आप लिख सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न, सापेक्ष व निरपेक्ष खरपतवार में अंतर लिखिए। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है, इस बार भी 100% पूछा जाएगा। सापेक्ष व निरपेक्ष खरपतवार में अंतर। सबसे पहले हम जानते हैं सापेक्ष खरपतवार क्या है। आपको इस प्रश्न में 2 पॉइंट बनाने हैं, एक सापेक्ष एक निरपेक्ष। पहले सापेक्ष के बारे में लिखना है, फिर निरपेक्ष के बारे में लिखना है। अब सबसे पहले मैं सापेक्ष की बात करूं, सापेक्ष खरपतवार क्या है। जब किसी फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे उगाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, सापेक्ष खरपतवार कहा जाता है। जैसे गेहूं के साथ चने के पौधे उगाए, सरसों के साथ बरसीम के पौधे उगाए, बाजरा के साथ ज्वार के पौधे उगाए, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सापेक्ष खरपतवार। जब एक फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे होते हैं तो उन्हें सापेक्ष खरपतवार कहा जाता है। एग्जाम्पल आप लिख दोगे जैसे मैंने बताया। निरपेक्ष खरपतवार क्या है, फसलों के साथ उगने वाले वे खरपतवार जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। फसलों के साथ उगने वाले वे खरपतवार जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं क्या कहलाते हैं, निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे बथुआ है, दूबघास है, मोता है, बर्रू है, गेहूसा है, ये सभी क्या है, निरपेक्ष खरपतवार है। ये सब अंतर हो गया। आगे अगर हम चले अगले पॉइंट पर, अगला क्या है, बूंद बूंद सिंचाई विधि का आविष्कार कहां हुआ। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत सरल प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होगा, इजराइल में हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्रांतिक अवस्था किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। क्रांतिक अवस्था किसे कहते हैं, पादपों के जीवन काल का वह समय जब वे जल की कमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, क्रांतिक अवस्था कहलाती है। पादपों के जीवन काल का वह समय जब पादप जल की कमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, वह अवस्था क्रांतिक अवस्था कहलाती है। अगर इस अवस्था पर पानी की पूर्ति न की गई तो पौधे सूख जाते हैं। अगर इस अवस्था पर पानी की पूर्ति न की गई तो पौधे सूख जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गेहूं की क्रांतिक अवस्था क्या है, CRI, यानी हम कह सकते हैं बुवाई के 21 दिन बाद, बुवाई के 21 दिन बाद। मक्का की क्रांतिक अवस्था क्या है, नर व मादा मंजरी निकलते समय। मूंगफली की क्रांतिक अवस्था क्या है, सुइयां बनने से पूर्व और सुइयां बनने के पश्चात। ये क्या है, क्रांतिक अवस्थाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगला, धान गेहूं व सरसों की फसल की जलमांग लिखिए। धान गेहूं व सरसों की फसल की जलमांग लिखिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। धान की जलमांग कितनी होती है, 900 से लेकर के 2500 mm। धान की कितनी होगी, 900 से 2500 mm। गेहूं की कितनी होती है, गेहूं की होती है 500 से 700 mm। सरसों की कितनी होती है, 350 mm, 350 mm या 350 mm। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है फल एवं सब्जियों का महत्व लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है, फल एवं सब्जियों का महत्व लिखिए। अब आपको फल और सब्जियों का महत्व लिखना है। फल और सब्जियों का महत्व क्या क्या है, सबसे पहले मानव आहार में महत्व, दूसरा रोजगार के अवसर, तीसरा उद्योग धंधे, चौथा अर्थव्यवस्था। ये चार क्या हो गए, इसके महत्व हो गए। सबसे पहले मानव स्वास्थ्य, दूसरा रोजगार, तीसरा उद्योग, चौथा अर्थव्यवस्था में योगदान। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला, दाव कलम किसे कहते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, दाव कलम किसे कहते हैं। तो किसी वृक्ष की जो शाखा है, कोई पादप है, उस पादप की शाखा से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारकर मृदा में दबाकर नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, दाव कलम कहलाती है। किसी पादप की 2.5 सेंटीमीटर शाखा से छाल उतारकर मृदा में दबाकर नए पौधे तैयार करने की क्रिया दाव कलम कहलाती है। यानी मान लो ये हमारा पादप की शाखा है, इस शाखा से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से मैं क्या उतारूंगा, छाल उतारूंगा और उस छाल को मृदा में दबा दूंगा।
मृदा में दबा करके जो नया पौधा बनेगा उस विधि के क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दाब कलम। इसमें एक शर्त आती है कि पौधे से अलग किए हुए बिना, क्या आती है, पौधे से अलग किए हुए बिना किसी पादप की शाखा को छाल उतारकर मृदा में दबाकर नया पौधा तैयार करना दाब कलम कहलाता है। आगे अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न टोटियोपोटेंसी क्या है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, टोटियोपोटेंसी क्या है, ये आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो। टोटियोपोटेंसी, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं पूर्ण सख्तता, क्या कहते हैं, पूर्ण सख्तता। अब है क्या, ऊतक संवर्धन विधि में, ऊतक संवर्धन विधि में किसी पादप की एक कोशिका से, ऊतक संवर्धन विधि में किसी पादप की एक कोशिका से संपूर्ण पौधे के निर्माण की क्रिया पूर्ण सख्तता या टोटियोपोटेंसी कहलाती है। ऊतक संवर्धन विधि में किसी पादप की एक कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्रिया पूर्ण सख्तता या टोटियोपोटेंसी कहलाती है। आगे अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है पादप प्रवर्धन की वानस्पतिक विधि के लाभ लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है, पादप प्रवर्धन की वानस्पतिक विधि के लाभ। अगर मैं वानस्पतिक विधि के लाभ की बात करूं तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि वानस्पतिक विधि द्वारा क्लोन पौधे तैयार होते हैं, यानी वानस्पतिक विधि के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं वो अपने मूल पौधों के समान होते हैं। दूसरा, वानस्पतिक विधि द्वारा तैयार किए गए पौधों में पुष्पन और फलन क्या आता है, जल्दी आता है। वानस्पतिक विधि द्वारा तैयार किए गए पौधों में पुष्पन और फलन जल्दी आता है। तीसरा, जिन पौधों में बीजों का विकास नहीं होता उनके नए पौधे वानस्पतिक विधि के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। ये तीन आपके क्या हो गए, लाभ हो गए। पहला लाभ क्या था, वानस्पतिक विधि के द्वारा मात्र वृक्षों के समान पौधे तैयार होते हैं जिन्हें क्लोन कहते हैं। दूसरा, वानस्पतिक विधि के द्वारा तैयार पौधों में पुष्पन और फलन जल्दी आता है। तीसरा, वानस्पतिक विधि के द्वारा उन फसलों के, उन पादपों के पौधे तैयार किए जा सकते हैं जिनमें बीज का विकास नहीं होता है, जैसे केला। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न पर, 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, 21वां प्रश्न हमारा है, मध्यकाल के समय पशु कौन से लक्षण प्रकट करता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 100% आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। मध्यकाल के समय पशु कौन से लक्षण प्रकट करता है। तो सबसे पहला लक्षण क्या है, पशु रंभाता है या तेज आवाज करता है। दूसरा लक्षण क्या है, पशु बार बार उठता बैठता है। तीसरा लक्षण क्या है, पशु बार बार पेशाब करता है। चौथा लक्षण क्या है, पशु की योनि से चिपचिपा सफेद रंग का पदार्थ निकलता है। पांचवा लक्षण क्या है, पशु नर की ओर आकर्षित होता है। जो मादा पशु है वो नर पशु की ओर आकर्षित होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला, बीमार पशु व स्वस्थ पशु के लक्षण लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है। बीमार पशु के लक्षण क्या है, एक तो बीमार पशु का जो गोबर होगा वो पतला होगा। कैसा होगा, पतला या सख्त कठोर होगा। दूसरा, गोबर से क्या आएगी, बदबू आएगी। तीसरा, पशु की आंखें दबी हुई होंगी, त्वचा चमकीली नहीं होगी। पशु शांत होगा, पशु चारा नहीं खाएगा, पशु भोजन नहीं करेगा, पशु पानी नहीं पिएगा। ये बहुत सारे इसके लक्षण होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें बीमार पशु, स्वस्थ पशु इसके विपरीत होगा। स्वस्थ पशु चौकन्ना दिखाई देगा, उसका पेशाब सामान्य होगा, नाड़ी की गति सामान्य होगी, चारा सामान्य रूप से खाएगा, पानी सामान्य रूप से पिएगा। तो ये क्या हुए, स्वस्थ पशु के लक्षण हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, भैंस की मुर्रा नस्ल की विशेषताएं लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भैंस की मुर्रा नस्ल की विशेषताएं। अब मुर्रा नस्ल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला, इसके सींग कैसे होते हैं, जलेबी के आकार के होते हैं। इसका रंग कैसा होता है, स्याह काला, गहरा काला रंग होता है इसका। दो विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या होगी, इसकी त्वचा कैसी होती है, पतली होती है। त्वचा कैसी होती है, पतली। चौथी विशेषता, ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। क्या है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। क्या होगी, इसकी 4 विशेषता होगी। 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, वैसे आपको 3 ही विशेषता लिखनी होगी। और भी आप इसकी विशेषता लिख सकते हो, इसके दूध में 7.3% वसा पाई जाती है, शरीर भारी होता है। कितनी भी विशेषता आप इसकी लिख सकते हो। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला पॉइंट, पशुओं में गलघोंटू रोग के लक्षण लिखिए। गलघोंटू रोग के लक्षण माने, गलघोंटू यानी गला घुट गया, गला चौक।
अब गलाचक होगा तो सबसे पहला लक्षण क्या होगा, पशु के गले से घर्र घर्र की आवाज आती है। पहला लक्षण, पशु के गले से घर्र घर्र की आवाज आती है। दूसरा लक्षण क्या होगा, पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। कोई सा भी रोग हो, आंख मीच के लिख दो लक्षण, पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। दो लक्षण हो गए। तीसरा, पशु का जो गला है या जो कंठ है वो क्या हो जाता है, सूज जाता है, कंठ पर सूजन आ जाती है, कंठ पर सूजन आ जाती है। चौथा, पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। पांचवा, पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 3 से 4 दिन में। 3 से 4 दिन में क्या होगा, पशु की मृत्यु हो जाएगी। ये क्या होंगे, इसके लक्षण होंगे। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न, मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। आपको क्या बताना है, मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक मिट्टी के उपजाऊपन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जलवायु। दूसरा क्या होगा, जीवमंडल। तीसरा क्या होगा, स्थलाकृति। चौथा क्या होगा, पैतृक पदार्थ। पांचवा क्या होगा, समय। छठवां क्या होगा, पीएच। आपको कोई 4-5 कारकों के नाम इसमें लिखने होंगे। जलवायु है, पैतृक पदार्थ है, स्थलाकृति है, समय है। ये क्या करते हैं, मृदा की उर्वरकता को या मृदा के उपजाऊपन को प्रभावित करते हैं। वैसे 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, लेकिन यहाँ ओवरऑल पूछा है तो यहाँ प्राकृतिक और कृत्रिम लिखने की कोई भी आवश्यकता हमें नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, त्वरित क्षरण क्या है, मृदा क्षरण को रोकने के उपाय लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। त्वरित क्षरण क्या है, त्वरित क्षरण को हम कह देते हैं कृत्रिम क्षरण। जब प्राकृतिक क्षरण में मानवीय क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं तो वह क्षरण त्वरित क्षरण कहलाता है। जब प्राकृतिक क्षरण में या जब मृदा के कटाव में मानवीय क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं तो क्षरण की गति तेज हो जाती है, उसे त्वरित क्षरण या कृत्रिम क्षरण कहते हैं। मृदा क्षरण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, सबसे पहला उपाय है मल्चिंग। क्या है, मल्चिंग। दूसरा उपाय क्या होगा, वृक्षारोपण। तीसरा उपाय क्या होगा, ले फार्मिंग यानी घासों की खेती। चौथा उपाय क्या होगा, भू परिष्करण, फसल चक्र। ये क्या है, ये सारे मृदा क्षरण को रोकने के उपाय हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब किस किस पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है थोड़ा सा देख ले। पहला है नीलहरित शैवाल। क्या है, नीलहरित शैवाल। तो सबसे पहले मैं नीलहरित शैवाल के बारे में ही बता देता हूं। नीलहरित शैवाल को हम क्या कहते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नीलहरित शैवाल एक प्रकार का जैव उर्वरक है जिसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। नीलहरित शैवाल एक प्रकार का जैव उर्वरक है जिसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। इसका उपयोग धान में रोपाई के 7 दिन पश्चात किया जाता है तथा रोपाई के तुरंत पश्चात पानी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, पानी दे देते हैं। इसका प्रयोग से धान में 20 से 30% नाइट्रोजन की खपत में कमी आ जाती है। ये आपको लिखना है। क्या है, धान का जैव उर्वरक है, उपयोग कब करते हैं, तो रोपाई के बाद पानी भर के इसका उपयोग करते हैं। कितनी खपत होती है, 20 से 30% नाइट्रोजन की खपत कम हो जाती है। ये आपको लिखना है। उसके बाद क्या है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है, यह एक प्रकार की फफूंद है। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक प्रकार की फफूंद या कवक है जो कवक जनित रोगों से क्या करती है, रक्षा करती है। इसका उपयोग बीजोपचार एवं कवक जनित रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा हो गया, नीलहरित शैवाल हो गई। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक प्रकार की फफूंद या कवक जो क्या करती है, कवक जनित रोगों से रक्षा करती है। नीलहरित शैवाल क्या है, जैव उर्वरक है जिसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। आगे चले अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, चंद्रमा की स्थिति फसल की वृद्धि को किस प्रकार से प्रभावित करती है। चंद्रमा की स्थिति फसल की वृद्धि को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो इसमें 2 तरह की अवस्थाएं आती हैं। एक तो चंद्र उत्तरायण। चंद्र उत्तरायण में मृदा के ऊपरी सतह की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, जिनमें ऊपरी सतह की क्रिया में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे फसल की कटाई, पुष्पन है, फलन है, फसल की कटाई है। ये सारी क्रियाएं कब की जाती हैं, चंद्र उत्तरायण में की जाती हैं। उसके बाद चंद्र दक्षिणायन, भूमिगत क्रियाएं प्रभावित होती हैं, मृदा के अंदर की क्रियाएं, जैसे कंद का विकास है, आलू की खुदाई है। ये क्रिया कब होती हैं, ये आपकी चंद्र दक्षिणायन में होती है। तो यहाँ आपको 2 बिंदु बनाने हैं, चंद्र उत्तरायण, और उसमें लिखना है कि इसमें भूमि की ऊपरी सतह की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, जैसे फसलों की कटाई, पुष्पों का विकास, फलों का विकास आदि। फिर लिखना है चंद्र दक्षिणायन,
उसमें आपको लिखना है कि इसमें भूमि के अंदर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, जैसे बीज का अंकुरण, आलू की खुदाई आदि। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला है अपना सिंचाई की बूंद बूंद व क्यारी विधि के दो दो लाभ व हानियां लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। सिंचाई की बूंद बूंद और क्यारी विधि दोनों के दो दो लाभ लिखनी है, दो दो हानियां लिखनी है। सबसे पहले हम बूंद बूंद विधि की बात करें, लाभ क्या है? लाभ यह है कि ये सर्वोत्तम विधि है और पानी की सबसे ज्यादा बचत होती है। हानि क्या है? ये महंगी है और एक प्रशिक्षित किसान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब क्यारी विधि की बात करें, लाभ क्या है? सबसे सरल विधि है, सबसे सरल विधि है। दूसरा, भारत में सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। हानि क्या है? ज्यादातर क्षेत्र मेड़ बनाने में व्यर्थ चला जाता है। क्यारी विधि में ज्यादातर जो क्षेत्र है वो मेड़ या डोली बनाने में क्या चला जाता है? व्यर्थ चला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला प्रश्न, शाकनाशी किसे कहते हैं? शाकनाशियों के प्रयोग के लाभ लिखिए। अच्छा प्रश्न, शाकनाशी किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग खरपतवारों के नियंत्रण में किया जाता है शाकनाशी कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग खरपतवारों के नियंत्रण में किया जाता है शाकनाशी कहलाते हैं। इनके उपयोग में लाभ क्या है? उपयोग के लाभ, सबसे पहला लाभ तो यह है कि खरपतवारों का नियंत्रण समय पर किया जा सकता है। खरपतवारों का नियंत्रण समय पर किया जा सकता है। दूसरा, बहुवर्षीय खरपतवारों को रसायनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा, कांटेदार खरपतवारों को इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। क्या हो गए इसके लाभ? हो गए। तो ये हमारे हुए स्टूडेंट 30 प्रश्न। ये 30 प्रश्न हमारे काफी इंपोर्टेंट है। वैसे अगर मैं इस पूरी पीडीएफ की बात करूं तो पीडीएफ पूरी 100 प्रश्नों की है। अगर आप ये 100 प्रश्न लेना चाह रहे हो, इसके प्रश्नोत्तरों से पीडीएफ लेना चाह रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और ऐप डाउनलोड करके वहां से पूरे नोट्स, पूरे स्टडी मटेरियल, सारी जो भी आपकी किताबें हैं, पूरा जो मटेरियल आपको पढ़ना है 12th में, सारा आपको वहां पर मिल जाएगा। और लास्ट में जाने से पहले एक बार कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।